लेकिन उससे पहले प्रदेश में सियासत दिलचस्प होती जा रही है। सभी दल अपने विरोधियों की छोटी बड़ी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज हुआ है। जब लालू प्रसाद यादव अपना 78वां जन्मदिन मना रहे थे तो समर्थकों की ओर से लाया गया 78 किलो का केक उन्होंने तलवार से काटा। चुनावी सीजन में बीजेपी को वो तलवार चुभ गई। बीजेपी ने लालू की तलवार को लेकर दो सवाल खड़े कर दिए। एक तो तलवार वाले संस्कार का सवाल, दूसरा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हकों पर तलवार का आरोप। बीजेपी ने यह सवाल ऐसे माहौल में खड़े किए हैं जब बिहार में 4 महीने बाद ही चुनाव है और हर दल हर मंच से एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की ओर से चुनावी सियासत का तर्कश सजाया जा रहा है। एनडीए के तर्कश में सुशासन और विकास का तीर है तो विपक्ष के तर्कश में आरक्षण और अपराध का मुद्दा। ऐसे चुनावी मौसम में अपना 78वां जन्मदिन मना रहे लालू प्रसाद के केक पर भी तलवार खिंच गई है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों पर आते हैं। डिबेट की शुरुआत में जो हम सवाल पूछते हैं वो सवाल देख लीजिए। सबसे पहले आज हम पूछेंगे लालू के जन्मदिन पर तलवार क्यों खिंच गई है। लालू प्रसाद अगर जन्मदिन मना रहे थे तो तलवार क्यों खिंची। लालू का तलवार से केक काटना बीजेपी को चुभ क्यों गया। सियासी लड़ाई संस्कार और आदत पर क्यों आई। जन्मदिन के मौके पर जंगल राज की याद कैसे आई बीजेपी को। लालू का जन्मदिन मांझी तेजस्वी यादव पर हमलावर क्यों हो गए। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया, उसी को लेकर यह सवाल है कि जन्मदिन लालू यादव का था, ऐसे में मांझी तेजस्वी यादव पर हमलावर क्यों हो गए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव और बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता शशि रंजन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल ऋषि जी आपसे, लालू प्रसाद यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तलवार से केक काट रहे हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। ऐसा है, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और आप तलवार की जब बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आज के वक्त में एनडीए का पॉलिटिकल वैक्यूम है। उनके पास आज के समय में कोई एजेंडा नहीं है। क्या बोलेंगे जनता के बीच में। थाना में घूस नहीं लिया जा रहा है। क्या बोलेंगे कि थाना में शराब का धंधा नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के लोग कि ब्लॉक पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के लोग कि भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है। क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के लोग कि पटना में दिन दहाड़े मर्डर नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या है, पिछले 20 वर्षों से इन्होंने समाज के लिए, बिहार के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेके वो जनता के बीच में जा सके। वोट के उनको पता है कि काम के नाम पर शून्य बट्टा सन्नाटा है, इसलिए बार बार लालू जी को वो बीच में लाते हैं। और एक सवाल मेरा और है, भाई तलवार की बात कर रहे थे ये लोग, ये जरा तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री देश के, इनके हाथ में भी तो तलवार है। क्या मतलब कि आज के दिन में भाई साहब बिहार का एजेंडा, विकास का एजेंडा क्या तलवार और केक है। ये मोदी की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो किस मौके की है। ये तस्वीर है 17 सितंबर 2021 की, दैनिक भास्कर में छपा हुआ ये तस्वीर। सवाल है कि तलवार से केक काटना, केक का साइज भी तो आप देखते हैं। मेरा मुद्दा भाई साहब ये है, क्या आज बिहार के युवा को इस चीज से मतलब है कि केक कट रहा है, केक का साइज क्या है, केक किस चीज से काटा जा रहा है। जी नहीं, आज बिहार के युवाओं को मतलब है कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। बिहार के युवाओं को मतलब है कि बिहार से पलायन कैसे रोका जाए। बिहार के लोगों को मतलब है आमदनी कैसे बढ़े। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की यू के लोग कभी चर्चा नहीं करेंगे, एजेंडा ही नहीं है उनका। मैं तो चाहूंगा कि एक एक चीज पर बहस कर ले, एक एजेंडा एक दिन का रखिए।
हम खुलेआम बहस करने के लिए तैयार है, भ्रष्टाचार पर भी बहस करने के लिए तैयार है, क्राइम पर भी बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन बहस सार्थक होनी चाहिए, डेटा के साथ होनी चाहिए। अगर हम क्राइम की बात करते हैं तो डेटा के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, एनसीआरबी का रिपोर्ट 2005 तक और 2005 के बाद जो अभी का एनसीआरबी का रिपोर्ट उसको लेके आए, नहीं बहस कर पाएंगे, उठ के भाग जाएंगे, ठीक है। इनको पता है कि क्या स्थिति है। पटना में आज दिन दहाड़े लोगों को घर में घुस के मारे जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। और इसका, और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपका दायित्व बनता है, मीडिया का दायित्व बनता है कि इन सब चीजों पर भी बहस कराई जाए। ऋषि जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, अपराध पर हम डिबेट कर चुके हैं और आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी उस डिबेट का हिस्सा थे। चितरंजन गगन जी आपकी तरफ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से आता हूं। और ऋषि जी, और अभी डेटा भी चलेगा, जो साइड में जो विजुअल्स चले हैं उसमें जरा क्राइम का डेटा भी चलाएं, वो डेटा भी हम लेकर बैठे हुए हैं। धनंजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। धनंजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर 78 किलो का केक था तो चाकू से तो नहीं कट सकता था, अगर तलवार से उस पर काट दिया तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? इसमें कौन सी आपको पुरानी आदत नजर आ गई उनकी? नहीं संतोष जी, क्या है कि लालू जी पर विचार का कोई प्रभाव नहीं है, विचार के बदले तलवार ही शेष है। कर्पूरी जगदेव की विरासत तलवार से ही बचेगी ऐसा लगता है? तलवार से काटे या कट्टा से काटे, संस्कृति तो यही है। कोई वैचारिक बल से तो चलने वाला दल है नहीं, तलवार के बल से चले या कट्टे के बल से चले, इनकी सरकार इनकी हुकूमत में यही सब होता रहा है। अब जैसे दिखा रहे हैं तलवार तो वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर हथवा में अंगना में उड़ेला अबीर बिहार में गाया जाता है, तो हाथ में तेग किसके लिए उठाए थे? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जो विरोधी शक्तियां हैं, जो समाज विद्रोही शक्तियां, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में तलवार हो या नीतीश कुमार के हाथ में तलवार हो, एक सम्मान के तौर पे तलवार हो, किसी भी के हाथ में तलवार हो, कोई घोड़े पे सवार हो, तो ये सबसे समाज को गौरवान्वित करता है। लेकिन आप तलवार किसके लिए उठाते हैं? इसमें फर्क कैसे तय करेंगे कि कौन सी तलवार किसके लिए उठ रही है? संतोष, एक मिनट, तलवार से काटा गया है ना, तलवार से काटा गया है, वो फ्यूडल मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि महाराणा ने घास की रोटी खाई थी, महाराणा ने राष्ट्र की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई थी, और लालू जी ने चारा खाया तो कह जाके कोर्ट में कह दे कि हमने भी चारा खाया, हमने भी चारा। लेकिन आपने भी चारा खाया तो चारा चोरी किया, राजस्व की चोरी की, और उस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं अपराध पर 70% अपहरण में कमी आई है, 70% की कमी आई है। दूसरी बात, भाई साहब, मैंने आपको कितना ध्यान से सुना, आप कह रहे थे कि आप डिबेट करने पर भाग जाएंगे और आप बौखला गए, तुरंत खलबला गए, बिलबिलाने लगे। पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं आया है, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से चार ऐसा नहीं, आप फैक्ट नहीं फैक्ट रखिए ना। सीबीआई कोर्ट का फैसला है, सीबीआई कोर्ट का फैसला, अभी हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं आया है। भाई गलत बात है, एकदम गलत। ऋषि जी अपने समय पर बोलिएगा। ऋषि जी, मैंने मौका सबसे पहले आपको ही दिया। धनंजय जी, अभी 70% अपहरण की कमी आई है। लगातार जो आपराधिक संगठनिक अपराध थे, 78 नरसंहार लालू यादव के रीजन में हुए थे, और वो जंगल राज की बानगी की वही तस्वीरें अगर दोबारा दिखाई देगी तो प्रदेश की जनता आहत होगी कि भाई कौन से लोग हैं। आप जिस बात को, जिस लॉजिक को दिखा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, समाज अपने नायक के हाथ में तलवार थमाया किस लिए? विद्रूप शक्तियों से लड़ने के लिए, और यहाँ तलवार उठाए किस लिए? चाकू काटने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, कांटा से काटे, ही संस्कृति है आपकी, यही विकृति को आप संस्कृति मान के चलते हैं। आपका वो समय था जब आईएएस की पत्नी का बलात्कार सालों साल हुआ, यही आपका समय था जो आप ही के लालू जी के साले और राबड़ी जी के भाई कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री निवास में अपहरण उद्योग के चल वसूली होती थी। और हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी डाटा और किसी एनसीआरबी का डाटा नहीं है, ये उनके भाई बंधु कह रहे हैं जो संलिप्त थे। आपके समय में सड़कें नहीं थी, आपके समय अस्पताल नहीं थे, आपके समय गाड़ियां शोरूम से उठा ली जाती थी, 78 नरसंहार हुए थे, इसके अलावा अपहरण उद्योग था, ये आपकी सरकार थी। कोर्ट ने कहा था इट सिंग्स जंगल राज। और आप नौकरी की बात करेंगे, नौकरी के बदले में आपने लोगों के जमीन, मकान, घर द्वार आपके युवक के गले में लटका हुआ है। वो अलग अलग लोगों की जमीनें जो आपने लिखवा रखी है नौकरी के बदले जमीन किसी का लिया, किसी का मकान लिया, किसी का दुकान लिया, किसी क्या क्या नहीं लूटा आपने। और मार डाकू शर्माए आपको देख करके,
उसने ठीक है। का नाम था धनंजय जी ने हालांकि 78 नरसंहार की बात की है, लेकिन आज बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया था उसमें 118 नरसंहार का जिक्र किया था। शशि रंजन जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि बिहार में क्या सियासी मुद्दे खत्म हो गए कि अब कौन किससे केक काट रहा है, क्या कर रहा है, इसी पर सियासत होगी? आज के महाभारत में बिहार की जनता की स्थिति वो द्रौपदी की तरह हो गई है, जो अब आज के डेट में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, ये अपने आप को कृष्ण साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हमेशा ये कृष्ण साबित का दावा करने वाले लोग जनता के बीच उजागर हो गए हैं। किस प्रकार से पिछले 1 महीना का ही रिकॉर्ड दिखाया जाए, किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, किस प्रकार से क्राइम में पूरे देश में अव्वल हो गया है बिहार, और विकास की बात करें तो सबसे पीछे पायदान पर बिहार है। उसके बाद भी आज लालू जी के तलवार की बात हो रही है, क्योंकि इनको अपनी बात छुपानी है। किस प्रकार से जीतन राम मांझी के रील्स बनाकर इनके पार्टी के लोगों ने पिस्तौल दिखाकर प्रचार किया, ये पूरा बिहार देखा है। और घोटालों की बात जहां तक होती है तो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं की जो प्रोजेक्ट का खाका तैयार होता है, उसमें कई बड़े बड़े अफसर पकड़े जाते हैं, उनकी गिनती की बात नहीं होती है। लेकिन आज पूरा बिहार में किस प्रकार से बेरोजगारी व्याप्त है, 5 लाख रिक्त पद है सरकारी, उसको भरने की बात नहीं हो रही है। ये भाजपा की संस्कृति रही है, जदयू की संस्कृति रही है कि लालू जी के घर में झांकना और उस पर क्वेश्चन उठाकर बड़े बड़े पद हासिल करना। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाजपा के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये लालू जी के घर में झांक कर केंद्र के मंत्री बनते आए हैं। पूरे देश में बिहार में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री लोग अपशब्द बोलते हैं, उस प्रकार देश के कई भाजपा के नेता नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वर्गीय सुशील मोदी जी लालू जी के घर के अंदर धनंजय जी मौका दूंगा, सोफा सेट, गाड़ी घोड़ा पर बात कर करके डिप्टी सीएम बने, किस प्रकार से वर्तमान बड़े बड़े पद पर लालू जी के घर के अंदर झांक कर उन पर बात रखकर किस प्रकार से बड़े पदों पर गए, किस प्रकार से कांग्रेस को घेर कर कांग्रेस पर अपशब्द बात रखकर ये बड़े बड़े पद पर गए, ये बिहार के लोग जानते हैं। अब इनकी 20 साल की हिसाब किताब की जब बात आती है तो ये तलवार की बात करते हैं, और खुद किस तरह से हत्या हो रही है इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार से पिछले दिनों बलात्कार पर पीएमसीएच में क्या हुआ पूरा बिहार जानता है। उस समय मांझी जी हमारे बिहार के मंत्री होते हुए उनके मुंह में दही जम गया और वो बोल नहीं पाए। किस प्रकार से चिराग पासवान चुप हो जाते हैं दलित की बातों पर, लेकिन जब वोट की बात आती है तो किस प्रकार से ये तलवार और केक की बात पर जनता को उलझाने की बात करते हैं। जनता केक और तलवार की बातों से उलझने वाला नहीं है। इनको पिछले 20 बरस का हिसाब किताब चाहिए जो इनको देना होगा। ठीक है, नेवरा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले धनंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद नेवरा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेसी पार्टी के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते, और ये झांकने की बात करे थे, झांकने की नहीं, पूरे घर की तलाशी ली जाएगी। अगर कोई परिवार पूरे प्रदेश को लूट करके लूट का माल घर में रखेगा तो झांकना नहीं है। ईडी, सीबीआई और इस देश की तमाम एजेंसियां घर में जाकर तलाशी लेंगी, झांका झांकी नहीं होगा। तलाशी लेगी और सवाल पूछे जाएंगे कि तुमने पूरे प्रदेश को लूट करके जो घर भरा है उसकी जांच होगी, और जांच में सब लोग जेल जा रहे हैं, कोई जेल में कोई बेल पर, इसी का खेल चल रहा है। और हुजूर 13 साल में आपने 13वीं कर दी कांग्रेस की। 13 साल में 13 मुख्यमंत्री देकर और 15 साल लालू की पालकी डोडो करके कांग्रेस ने अपना बनवास ऐसे नहीं किया है। अपनी पार्टी का 13 मुख्यमंत्री देकर 13वीं कराई है और झांकने झुकने की बात करते हैं। अरे आपने उसके पीछ तैयार की जिस पर लालू यादव ने घोटाले घपलों की बैटिंग की। 13,000 करोड़ रुपए आपने छोड़ा, 23,000 करोड़ रुपए लालू ने छोड़ा। हम 3 लाख करोड़ से ऊपर लेकर के बिहार को लाए हैं।
हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वहां से निकाल करके लाए हैं बिहार को। और ये बिहार की जनता आज हमें कहती है कि भाई जुगो जुगो जियो हो नरेंद्र और नीतीश प्रदेश सभा के भाग जाएगा। आज 11 साल बेमिसाल की चर्चा दिल्ली की सरकार की और 20 साल बेमिसाल की नीतीश की सरकार की चर्चा सरेआम हो रही है, जन में हो रही है। और झांकना नहीं है, पूरी तलाशी होगी, एक एक चीज। ठीक है ऋषि जी, आऊंगा आपके पास। पहले मेहरा जी, 20 साल का हिसाब किताब ना देना पड़े सुशासन का, इसीलिए क्या जंगल राज और तलवार का जिक्र करने लग रहे हैं आप? नहीं संतोष जी, मैं एक आग्रह करूंगा कि बीच में कोई हस्तक्षेप न करे। ऋषि मिश्रा जी को हम विद्वान माना करते थे, अब बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, विद्वान है, लेकिन जो विषय बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उस विषय से हटकर चर्चा इन्होंने किया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तलवार यानी इतने बड़े नेता आदरणीय लालू यादव जी, मैं सबसे पहले उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और स्वस्थ रहने और लंबी उम्र का कामना करता हूँ। लेकिन इतने बड़े नेता होकर के जो इस बिहार शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भाव तरीके से जी रहा है, वहाँ तलवार दिखाकर हिंसक प्रवृत्ति लाने की कोशिश किया है इन्होंने। चूंकि तलवार की कोई जगह नहीं है ऐसे अवसरों पर, अगर सार्वजनिक अवसरों पर तलवार दिखाइएगा तो उत्तेजना समाज में बढ़ेगा। तो क्या आरजेडी पुनः समाज में उत्तेजना फैलाना चाहता है? मैं ये सवाल करता हूं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। दूसरा सवाल, अपराध के बारे में कहा उन्होंने, मैं आपने आंकड़ा भी दिखाया। अगर ये तुलनात्मक अध्ययन कर लें ये विपक्ष के लोग तो उनको जानकारी मिल जाएगी। मैं 3-4 उदाहरण दूंगा अपराध के बारे में आदरणीय लालू यादव और राबड़ी जी की सरकार में। देखिए, हिंदुस्तान का जो विश्व का लोकतांत्रिक देश है, वहां का चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा होगा कि मेरे जान का खतरा है, हमारे जान को सुरक्षा की जाए। बिहार का चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय का बसाक साहब ने आदरणीय राज्यपाल जी को पत्र लिख कर कहा कि मेरे जान पर खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान करिए, अगर कुछ हो जाए तो हमको कलकत्ता हमारे परिवार को पहुंचा दीजिए। इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरी बात, 1992 में गया में सामूहिक हत्याएं हुई, मुख्यमंत्री आदरणीय लालू यादव लौट के आए और कहा उन्होंने कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, लॉ एंड ऑर्डर आप समझ लीजिए। उस राज्य के मंत्री स्वर्गीय हिंद केसरी यादव ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि मेरे और मेरे परिवार की जान की सुरक्षा दी जाए। अब ये समझ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है। ठीक है, एक घटना घटी कुरनी में, हम लोग भी दुखी है, सरकार भी दुखी है, चिंतित है, कार्रवाई भी हुई, जिनकी गलती थी उनको सस्पेंड भी किया गया, उनके मुआवजा की घोषणा की गई, पेंशन की घोषणा की गई। देखिए, सरकार संवेदनशील सरकार है, कोनो लापरवाह सरकार नहीं है। नीतीश कुमार जी काम से जाने जाते हैं। आज लोग कहते हैं विपक्ष के लोग, पटना में 4 महीने में 115 हत्याएं हो चुकी हैं, और अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो पटना में 5 कत्ल हो चुके हैं। और कहिएगा तो मैं बता भी दूं कि आज किसकी हत्या हुई है, कल किसकी हत्या हुई थी, परसों किसकी हत्या हुई थी। नहीं, मैं मानता हूं आप जी, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, जरा सुनिए तो जी। आप गलत नहीं बोल रहे होंगे। मैं इस अपराध का एनालाइज भी करना चाहिए, किन कारणों से हुआ, भूमि विवाद में हुआ, कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को मारा, ये सारे एनालाइज करिए। एनालाइज करिए कि अगर जो अपराध हुए हैं, प्रशासन उसकी गिरफ्तारी हत्या करने वाला, जो हत्या करने वाला है उसकी हुई कि नहीं। इस सरकार में आप भी जानते होंगे कि साहब बड़े से बड़े अपराधी हो उसकी पैरवी नहीं होती, सरकार के तरफ संरक्षण नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का उद्देश्य और प्रशासन का उद्देश्य अपराध को रोकने का है। एक और अनुभव अपना हम
बताते हैं संतोष जी, जब हर बार जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो अपराध बढ़ते हैं। अब किन कारणों से बढ़ते हैं ये बहस का विषय है और इस रिसर्च का विषय है। जब सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए कई तरह के मसले ऋषि जी का वीडियो चलते देखें, हैं। वो मैं इसलिए कह ऋषि रहा जी हूं विंडो से चले कि गए, जरा अगर एक बार उनका चेक कर ले। हाँ, आप अपनी जल्दी से बात को रखिएगा, फिर मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने सारे आरोप, तो खुली किताब है सरकार का। आप सड़कों पर चले जाइए, गांव में चले जाइए, महिलाओं के बीच में चले जाइए, पिछड़े अति पिछड़ों के बीच में चले जाइए, पासमानदा के बीच में चले जाइए, सारे के सारे लोगों के लिए जो सरकार ने की है ये कोनो छुपी ही बात नहीं है। और यही मुद्दे लेकर के हम चुनाव में भी जाएंगे। ठीक है। यानी सर, जो बिहार पिछड़ा हुआ था, जो कहता था गरीब राज्य है, उसको किस प्रकार हम लोगों ने, आदरणीय नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने बढ़ाया है, छुपी नहीं है। बिहार ही नहीं, देश के लोग जानते हैं कि बहुत मेहनत के बाद जिस तरह चिड़िया खेत चुनकर घर बनाता है, नीतीश कुमार ने वह काम किया कि चारों तरफ से खेत चुनकर बिहार को बनाने का काम किया। और इसके बावजूद कोई मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास, तरह तरह की विकास नहीं हुआ, तो ये हुआ फलाना। अरे ये तो खुली किताब है, साथ आप पर क्या हमलावर है। विकास हुआ, विपक्ष नहीं के हुआ, पास अपराध का आप देख मुद्दा है लीजिए। और विपक्ष के पास आरक्षण का मुद्दा है। वो दोनों मुद्दों पर आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। ऋषि जी, आपसे सवाल नहीं, यह है कि नहीं, अभी आरक्षण का मुद्दा आऊंगा सर। नहीं दोबारा संतोष जी, दोबारा से भी मैं आऊंगा। आरक्षण के मुद्दे पर मुझको बोलने दीजिए। सर आऊंगा, दोबारा से आऊंगा आपके पास, तब बोल लीजिएगा। ऋषि जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। सत्ता पक्ष का कहना है कि आपके शासनकाल में, यानी कि 1990 से 2005 तक, एक तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उनके हिसाब से आप जो आंकड़े चल रहे हैं वो स्क्रीन पर वो भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं इस शासनकाल से। और दूसरा ये कि इस अपराध हो रहा है, ये सत्ता पक्ष भी मान रहा है, लेकिन संगठनात्मक अपराध नहीं है। देखिए, ऐसा है, अगर आप अपराध की बात करते हो तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि 2000 तक जो आपके पास एनसीआरबी का डेटा है उसको भी सामने रख दीजिए, और 2005 के बाद जो भी एनसीआरबी का डेटा है उसको सामने रख दीजिए। आखिर ऐसा क्यों है सर, स्क्रीन पर चल रहा है इस समय। बिहार पुलिस का जो डेटा हुआ करता था, जो हर एक साल हर एक महीना हुआ करता था पब्लिश, आज के वक्त क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्या छुपाना चाह रही है उस पर? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है कभी भी जो 20 वर्षों में काम किया उसकी चर्चा नहीं करते, बार बार अपशब्द का इस्तेमाल करते। लालू जी बहुत सीनियर नेता है, मेरा आग्रह होगा कि कम से कम उनके प्रति आदर पूर्वक अपनी बातों को रखा करें। और लालू जी का जो केस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, सीबीआई कोर्ट का फैसला है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ऋषि जी, आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता लालू जी के कामों को लेकर जब भी जिक्र करती है बीजेपी या जेडीयू, तो उनके जंगल राज का जिक्र करती है। कुछ डेटा मेरे पास भी है, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने करवाया, रेलवे की फैक्ट्री जनता पार्टी की। ऋषि जी, एक बार आप अपना वीडियो ऑडियो ठीक करा लीजिए। मैं आ जाऊंगा आपके पास, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। जी जी जी। तो जब हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आपको लालू यादव एज ए रेल मिनिस्टर 4 कारखाने बिहार को दिए। आज भारतीय जनता पार्टी बताए पिछले 11 वर्षों में कितने इंडस्ट्रीज बिहार में आई है। दूसरी बात, मांझी जी जो बात करते हैं, मांझी जी बोला करते थे एस्टीमेट घोटाला। कौन बोलता था एस्टीमेट घोटाला? कि यहाँ का मंत्री, यहाँ का इंजीनियर बढ़ा चढ़ा के एस्टीमेट बनाता है और सब पैसा खाता है। आज तो स्थिति ये हो गई है, मांझी जी जरा जांच करवाइए, आपके बेटा के बारे में लोग क्या बोलते हैं। 10% का मंत्री, स्थिति ये है यहाँ पर मांझी जी। इसलिए बोलना, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आदर पूर्वक मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि जब आप कुछ बोले तो डेटा के साथ बोले, फैक्चुअल जो बात है उस पर बात करें। उसके अलावा बोलना है, लालू जी के बारे में बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं आप पिछले 20 वर्षों में आपने क्या किया है उसके बारे में नहीं बोलिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, रघुवंश बाबू जब
केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने जो पैसा दिया था उसी से बिहार की ग्रामीण सड़कें बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, उतना पैसा 2005 और 2009 के बीच में मिला, उसके बाद कितना पैसा बिहार को मिला है, उसका भी जरा डेटा लोगों के सामने रख दे। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। देखिए संतोष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कांग्रेस ने 13 साल के शासन में 13,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था छोड़ी थी। राजद ने 15 साल के शासन में, कांग्रेस के 40 साल के शासन में, राजद ने 15 साल के शासन में 23,000 करोड़ की इकोनॉमी छोड़ी थी। हम 3,17,000 करोड़ पर लेकर के आए हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि हमें डाटा बता दीजिए। आपको कितना डाटा समझाएं? एकदम स्पष्ट डाटा है। 6 लेन सड़कें, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, लगातार 6 लेन सड़कें, डबल डेकर फ्लाईओवर, लगातार सड़कों पुल का जाल बिछा हुआ है। आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी। एक कॉमन मैन को, एक साधारण बच्चे को आप कहिए कि पटना से पूर्णिया जाना आसान है, कल पटना से पहलेजा जाना मुश्किल होता था। आपके सर्वे में सड़कें कहां थी? गड्ढों के बीच में कहीं कहीं सड़कें खोज ली जाती थी। कहां थे एयरपोर्ट्स? आज देखिए पटना का एयरपोर्ट टर्मिनल, दरभंगा का टर्मिनल, पूर्णिया, हम लोग 7 एयरपोर्ट प्रस्तावित कर दिए हैं। जगह लगातार विकास हो रहा है, और अब 23,000 करोड़, 3,17,000 करोड़, कहां इसकी तुलना है? देश का सबसे सेकंड बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच को बनाने जा रहे हैं, कितना 40,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं गई है। पीएमसीएच में एक दलित बेटी को तो बचा नहीं पाए, बिल्डिंग अस्पताल नहीं होता है। कितना भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आप 40,000 करोड़ की बात करते हैं, बिल्डिंग अस्पताल नहीं है धनंजय जी, बिल्डिंग अस्पताल नहीं होता है। आप एक दलित बेटी को बचा नहीं पाए और आप अस्पताल की बात करते हैं। पीएमसीएच में वो बेटी 4 घंटे भाई साहब, ये तो आपकी बौखलाहट बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट बोल रही है। बिहार का आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं आप कहा 23,000 करोड़, 3,17,000 करोड़, और आप हमको हिसाब मांगते हैं। मतलब बेईमानी की भी कोई सीमा होती है ना, बेईमानी की सीमा होती है ना। आप 1,000 करोड़ की बात बेईमानी की सीमा होती है ना। इसमें आपका संतोष जी, फिर ऋषि जी अपने समय पर बात को रखिएगा जल्दी से। धनंजय जी देखिए, ऋषि जी का अलबलाना खलबलाना बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि इनके समय में एक भाई साहब, मैं बीच में आपको नहीं बोला था ना, ऋषि जी, प्रदेश की जनता का समय महत्वपूर्ण है। आपके पास समय है बर्बाद करने के लिए। देश की जनता जो टीवी देख रही है उसको सुनने दीजिए ना जी, उसको सुनने, लेट देम लिसन। आप ये बताइए कि आपके समय में चंपा विश्वास, बीबी विश्वास, आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को भी 376 में हेमलता यादव को सजा याफ्ता कर दिया। और कहा कोर्ट ने, एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार, एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार। हम बिहार को वहां से निकाल के लाए हैं जहां के सालों साल एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता था। आप कॉमन मैन को छोड़ दीजिए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना हुई है तो हम उसके लिए, वो शर्मसार करती है, हम उसके लिए बेहद शर्मिंदा, और संबंधित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और की जा रही है। 2 चीजें होती है संतोष जी, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में हम मानते हैं कि क्राइम हो रहा है, उसको रोका जाएगा, लेकिन क्या डिटेक्शन ऑफ क्राइम में क्या हमारी सरकार की सजगता किसी से छुपी हुई है? क्या कोई अपराधी बख्शा जा रहा है? क्या किसी के साथ भाई भतीजावाद किया जा रहा है? क्या थाने से किसी को छुड़ाया जा रहा है? क्या किसी अपराधी की घर पूछा जा रहा है? क्या बाहुबलियों का शासन है? नहीं, आज आम जनता का शासन है, आम जन का शासन है, कॉमन मैन की सरकार है, एक एक व्यक्ति का ख्याल रखने वाली सरकार है, एक एक व्यक्ति की सरकार। एक सवाल है मेरा, प्लीज संतोष। ऋषि जी जल्दी से पूछिएगा, समय शशि रंजन जी का है, जल्दी से आप अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद शशि रंजन जी आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के भाई के घर पर स्कूल में शराब की बोतलें पाई जाती है, उसका क्या हुआ? उसके जांच के रिपोर्ट का क्या हुआ? बता दीजिए। क्या आप उस समय और आप करते हैं पर थी, वो क्यों नहीं? जवाब ले लीजिएगा, जल्दी से जवाब ले लीजिएगा। शशि रंजन जी आ रहा हूं आपके पास। संतोष जी, मैं तो राजद प्रवक्ता की बात को समझ नहीं पाया कि सवाल कर रहे हैं कि हमारी सामने शाबाशी दे रहे हैं, कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो सरकार है कि मंत्री का भाई भी नहीं बख्शा जाता है। ये वो सरकार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री का भाई किसी के गाड़ी, किसी का कार्रवाई क्या हुई? प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं।
कार्रवाई पूछ रहे हैं, कार्रवाई क्या हुई? विधि सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई हुई, जांच ठीक है। चल रही है और उसकी उसको पब्लिक डोमेन शशि रंजन जी, कुछ भी देखिए 1 to 1 डिबेट नहीं है, सबके पास सबके पास समय पर मैं आ रहा हूं। शशि रंजन जी, आपका समय बहुत जाया हुआ, माफी, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि सरकार की दलील है, सत्ता पक्ष की यह दलील है कि अगर क्राइम हो रहा है, जैसे पटना में भी जो क्राइम हुए हैं उसके बाद एक्शन भी हो रहा है, जो आरोपी है उनको पकड़ा भी जा रहा है, और ये संगठनात्मक अपराध नहीं है कि कोई इनकी बात कट टू कट बोलूंगा। जी जी शशि रंजन जी, सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि विकास की बात ये बोले। जिस समय 2011 में कांग्रेस शासन छोड़ के गया, उस समय 55 लाख करोड़ का लोन था हमारे देश पर। आज विदेश से 250 लाख करोड़ का इन्होंने लोन लेकर 2011 में हमारे देश में आज भी 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देकर 2011 में 55 लाख करोड़ हम लोग का लोन था, विदेशी लोन था। ठीक है, आप पहले सुनिए। और आज 250 लाख करोड़ आप विदेशी बैंक से लोन लेकर विकास की जो ढोल बजा रहे हैं, उसके बाद 80 करोड़ उसके बदले हमें अपनी प्रॉपर्टी भी तो दिखानी पड़ती है कि आप हमें 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पड़ती है, तो तभी तो किस हमें तरह लोन के मिलेगा। विकास की बात कर रहे हैं? क्राइम की बात अगर नहीं तो आप हर जनता पर कितना बोझ पड़ा, और मुझे लोन चाहिए, हर एक बिहार तो के किसी जनता पर प्रॉपर्टी को 29,000 पड़ेगा ना, जिसके ब्याह पर मुझे लोन मिलेगा। बिल्कुल नहीं तो तो इसका मतलब इकोनॉमी आखिर किस मजबूत हुई तरह है भारत देश की। को चला रहे थे, किस तरह इकोनॉमी को रन कर रहे थे कि हम लोन मिनिमम लेके चल रहे थे। आज ये बड़े बड़े योजना चलाकर उसमें घोटाले करके किस तरह भी आप प्रीपेड मीटर में किस तरह एक करोड़ के गाड़ी के साथ अफसर पकड़े जाते हैं, किस तरह पुल गिरा, किस तरह बड़े बड़े घोटाले पीएमसीएच में उजागर 2 दिन से हो रहे हैं, उसके बाद भी साधुवाद की बात कर रहे हैं। इनकी अगर सही से अगर हर विभाग की जांच हो जाए तो हर एक मंत्री इनके जेल के अंदर पाए जाएंगे। तो फिर आप सड़क लेकिन पर क्यों अभी नहीं उतरे? इससे सरकार अच्छा है, 20 मौका साल आपको से कहाँ मिलेगा? सत्ता है, और जब शशि रंजन जी, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? जी, चुनाव नजदीक है, आप इनके खिलाफ मोर्चा खोल हम तो दीजिए हर अगर बात आपको को शक रख है रहे तो। हैं। संतोष जी, हम तो हर बात को पॉइंट टू कट रख रहे हैं, हम कट टू कट हर बात को रख रहे हैं। और हम आपके ऐसी पॉइंट बात को नहीं मैं है कि आगे कोई बढ़ाते हुए बात आपको छिपने सजेशन वाली दे रहा हूं, है। और क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप सवाल पूछ जी, सकते हैं। तो मैं तो बोल ही रहा हूं कि मैं तो सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से सोशल मीडिया। बिहार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। और जिस प्रकार से ये विकास की बात बोलते हैं, बीपीएल से नीचे जो है लगभग बिहार की आधी आबादी जी रही है, इस पर इनका क्या कहना है? ठीक है, तो ये जल्दी से जवाब दीजिएगा धनंजय जी, लालू फिर जी उसके बाद और निहोरा जी राहुल आपके पास आ रहा हूं। के खिलाफ बोलकर बड़े नेताओं में शुमार होना चाहते हैं। देखिए, शशि रंजन जी को पहले तो ये जान ले कि आपकी सरकार 2013 के लास्ट 14 नहीं, तक वो ये आपकी कह रहे हैं कि सरकार थी, 2011 तक का वो आपने- डेटा दे रहे हैं, जब लोन का जिक्र कर रहे हैं वो 2011 का लोन का जिक्र कर रहे हैं जी। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम हाई है, इतना फॉरेन रिजर्व कभी नहीं रहा है जितना आज फॉरेन रिजर्व है। दूसरी बात आपको बता दें कि 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी पर आपने 2014 में छोड़ा था, हम उसको 48 लाख करोड़ पर ले गए, 3 टाइम्स आपको आगे ले गए। 11वीं अर्थव्यवस्था पर आपने छोड़ा, हम 4थी पर लेकर के आए हैं। दुनिया में 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी करनी है। आपने जब छोड़ा था उसके बाद से हमने लगभग 100 करोड़ से ऊपर खाते खोले हैं, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी है, 12 करोड़ किसान 4 करोड़ घर बनाए हैं गरीबों के, और 80 करोड़ आज 25 करोड़ लोगों को यूएनडीपी का डाटा है गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, और 80% लोगों को अति गरीबी से ऊपर ले आए हैं। ये हमारी सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं जो इबारत पर लिखी हुई इबारत की तरह है। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाकर होता है नेशन में नरेंद्र पैदा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में, नीतीश कुमार राजनीति के वो नायाब नगीने हैं जिन्होंने बिहार को वहां से लेकर के आए हैं जबको होपलेस स्टेट कहा जाता था, वहां से निकाल करके बिहार को हम पटरी पर ले आए हैं और प्रगति की पथ पर लगातार कुलाचे भरता हुआ बिहार। और अगर आप देश की बात करेंगे तो देश जितना सुदृढ़, जितना सक्षम और जितना आगे बढ़ा है, कभी इतिहास में जब गरीब आदमी बैंक की तरफ मुंह खोल कर नहीं खड़ा होता था, और आज गरीब आदमी का जनधन योजना खाता खुले अब महिलाओं का बैंक में, उनके 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने हैं, महिलाओं के टॉयलेट बने हैं। आज ड्रोन दीदी, आप अपनी दीदी को राज्यसभा पहुंचाते हैं, पर नरेंद्र मोदी इस देश की दीदी को करोड़पति दीदी बनाते हैं। आपकी दीदी राज्यसभा। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, मजा आ गया। भाई राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है 85 पैसा रास्ते में रह जाता है।
इंदिरा गांधी ने कहा था भ्रष्टाचार वो लुब्रिकेंट है जिससे लोकतंत्र चलता है। भ्रष्टाचार को लुब्रिकेंट आपकी नेता ने बताया था। ₹1 में 85 पैसा गायब आपके राजीव गांधी ने बताया था, और आप भी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रही, तो कमाल है। लालू यादव के पाप और भ्रष्टाचार में आप बराबर के भागी हैं। कांग्रेस के पाप कोई कम नहीं है उस भ्रष्टाचार में, आप भी उतने के हिस्सेदार हैं जितने के लालू यादव जी हैं। हाँ, आप कांग्रेस पर राजनीतिक प्रवक्ता ने कहा व्यक्तिगत तौर पर लालू जी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन लालू जी ने जो किया वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में, जो लालू यादव ने रह के लूटा। ठीक है धनंजय जी, ठीक है ठीक है। न्योरा जी का भी न्योरा जी को भी सुन लेते हैं। सपने ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास। न्योरा जी, जब भी लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र करते हैं तो आप जंगल राज और तरह तरह की उनको संज्ञा देने लगते हैं। क्या ये सच नहीं कि रेल मंत्री रहते हुए कुल्हड़ क्रांति जो की थी वो लालू प्रसाद यादव जी ने की थी? पढ़ो और या मरो के नारे के साथ उन्होंने जो चारा विद्यालय खोले थे वो लालू प्रसाद यादव जी ने खोले थे, यानी कि उन लोगों के लिए चारा विद्यालय खोले गए थे जो पढ़ने नहीं जा रहे थे और उनको स्कूल तक भेजने की कोशिश थी। ताड़ी को टैक्स माफ कर पासी समाज को रोजगार देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। बुनकरों के लिए बीमा योजना उन्होंने शुरू की थी। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक अधिकार लालू प्रसाद यादव जी ने दिलाया था। ये उनकी उपलब्धियां नहीं है? संतोष जी, मैं 2-3 बात का जिक्र करूंगा जी। एक तो मैं बहुत कांग्रेस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। बिहार पिछड़ा था, गरीब था, इसके लिए दोषी कौन है? आप तो विद्वान आदमी हैं। जब ये जो नीतियां अपनाई गई भारत समानीकरण का, उसमें किसका नुकसान हुआ? आज कहते हैं उद्योग नहीं बिहार में लगा। अगर नहीं लगा तो इसमें 100% दोषी कांग्रेस है। अब ये हमारे शशि रंजन जी बोल रहे हैं अफसर के यहाँ पकड़ा गए। भाई, अफसरों के यहाँ करप्शन में पकड़ा रहे हैं तो सरकार का तो कोई कॉन्वेंस नहीं है। जिस प्रकार बिहार में गांधी मैदान और प्लेटफार्म बिक गए थे और जो जज ने न्याय दिया उसको कहाँ कहाँ क्या बना दिया गया, तो उन चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। मैं इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी जो एनडीए सरकार थी, किसी क्षेत्र में आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, जो भी नेता हो, बहस करना चाहते हैं किसी मुद्दे पर, मैं 24 घंटा तैयार हूं उन मुद्दों पर बहस करने के लिए। साहब गजब बात करते हैं। मैंने लालू जी पर सवाल पूछा था, आप उसको बोल कर दे सकते। विकास में कोई काम को आप झुटला दीजिए, जनता विश्वास जनता नहीं झुटलाती है। इसी बिहार की जनता समझती है कि अगर नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है तो विकास है, नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है तो सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप चले जाइए 12 बजे रात में मेरिन ड्राइव में, आप चले जाइए पटना के सड़कों में। अरे हम तो उस इलाके के रहने वाले हैं जहां खेती पर बैंड लग गया था। किसान खेती नहीं करते थे, मजदूर भागने लगे बिहार से। हम उस इलाके के रहने वाले हैं। नक्सल और एमसीसी का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि 6 बजे 5 बजे के बाद किमारी बंद करके लोग घर में घुस जाता था और गली से तर आवाज करते हुए 100-150 के लोग क्रॉस करता था हर गांव में। ऋषि जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, बात खत्म हो जाने करना है किसी दिन, रखिए मैं बात करता हूं इन लोग से। जी, मेरा सवाल आप गोल करके सर। संतोष जी, मैं लालू जी के कामों को गिना रहा था, आप उनको लेकर उन्हें याद क्यों नहीं करते? नहीं, लालू जी के कामों को लेकर रेल मंत्रालय में उन्होंने काम किया, उससे इनकार कहाँ किया जा सकता है। लेकिन बिहार में क्या नहीं होता कि कुल्हड़ क्रांति उन्होंने की थी, यानी कि धरती को छूने का एहसास। हम वो बचपन में थे तो हमने एनएच कितना बनाया, हमने एसएच कितना बनाया, हम बिजली कितने घंटे देते थे, हम कितना करप्शन किया, ये आंकड़ा अगर बिहार के लोग दे दे तो मैं समझूंगा कि वाकई बिहार के प्रति ईमानदार है। ठीक है ऋषि जी, नहीं दे सकते आंकड़ा। कुछ ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 15 वर्षों में मेरा संतोष भाई, मेरा भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के जो भी प्रवक्ता हैं उनसे एक ही आग्रह है, आज के दिन से वो शुरुआत कर दें और चुनावी मैदान से वो भाषण में बोले कि ब्लॉक पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है,
कोई भ्रष्टाचार ब्लॉक पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो हमारे प्रवक्ता हैं आज इसी मंच पर बोले थाना पर सारा काम बिना पैसा के होता है। ये लोग आज बोले शराब का धंधा थाने से नहीं होता है। बोले मैं इनसे हार मान लूंगा। बोल रहे आज इसी मंच से कोई पैसा थाना पे नहीं लिया जाता है, शराब का कोई कारोबार थाने से नहीं हो रहा है, ब्लॉक पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पटना आपको सेक्रेटेरिएट में कोई काम बिना पैसा के नहीं होता है। सारे अफसर ऑनेस्ट है, सारे मंत्री ऑनेस्ट है। आज इसी मंच से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए हैं ये घोषणा कर दे, मैं मान जाऊंगा इनको। न्योरा जी, मैं ये कह रहा था कि नहीं, ऋषि जी कह रहे हैं जी के बात जी थोड़ा हाँ हम उसी से ऋषि जी की बात जी दूसरा पक्ष नहीं बोल रहे हैं कि जो करप्शन हो रहा है जहां अधिकारी कर रहे हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रहा है और उसका सस्पेंड भी हो रहे हैं। देखिए करप्शन ऐसा चीज है कि जो हिंदुस्तान का जो नैतिकता है कि यदि हमारे पिताजी करप्ट हैं और उस करप्शन का हम खाना खा रहे हैं घर में, वहां विद्रोह हम नहीं करेंगे। वहां विद्रोह अगर कर दिए होते तो शायद करप्शन कम होता, लेकिन करप्शन का अन्न खा रहे हैं और सड़क पर झंडा लेके निकल रहे हैं करप्शन के खिलाफ। ऐसे करप्शन थोड़े खत्म होगा। सारे देश के ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। करप्शन आपके राज्य में नहीं मान रहे हैं आपकी अभी करप्शन चल रहा है, कैसे जेल चले जाते, तेजस्वी पर कैसे एफआईआर हो जाता, पूरे परिवार में कैसे हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो करप्शन किया उस पर कार्रवाई हुई, उस पर सस्पेंशन हुआ, एफआईआर हुआ। इतना हम जरूर कहना चाहते हैं। धनंजय जी कुछ कह रहे हैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ। उसके बाद शशि जी आपके पास आ रहा हूं। बड़ा से बड़ा आदमी हो। धनंजय जी संतोष जी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है जो ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। एक बात तो स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाता। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई अपराधी कर रहा है, कहीं कोई हैंड इन ग्लव्स है, तो वो बताएं। ये वो दौर नहीं है कि जब अपराधियों का महिमा मंडन होता है। ये वो दौर नहीं है कि जब एसपी पर गोली चलाता हुआ एक सिवान में एसपी पर गोली चलती है और भाग जाते हैं। ये वो दौर नहीं है जब मुख्यमंत्री निवास में बैठकर अपारूढ़ जुलूस चलाया जाता है। ये वो ये है भाई साहब, कॉमेडी अपने आग्रह करना चाहता हूं भाई। मैं आप अपने समय पे कॉमेडी कर लीजिएगा। ऋषि जी आप अपने समय पर कॉमेडी कर लीजिएगा जल्दी से। अब ये वो समय नहीं है जब मुख्यमंत्री निवास में बैठकर अपहरण उद्योग चलाया जाता है। ये वो समय नहीं है जब अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता है। ये वो समय नहीं है कि जब कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति राजकोषीय लूट में जेल जाता है। ये वो समय नहीं है जब वो जेल जाता है तो अपनी मैं कहना नहीं चाहता हूं लोकतंत्र की मर्यादा है, लेकिन जब अपनी पत्नी को ही सिर्फ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझता है, जब सामाजिक न्याय जपना और पूरा प्रदेश का माल अपना, ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है। ये वो ढंग की सरकार नहीं है। ये अगर आपको इतनी समझ होती तो आप बुध के बिहार में नहीं बैठे होते, जहां यशोधरा का आपको सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने समाज को अपने परिवार को भिक्षुक दिया समाज को ज्ञान देने के लिए। लेकिन बिहार में एक परिवार हुआ जिसने पूरा समाज को कटोरा दिया और अपने परिवार को लूट का सारा माल दिया। लूट का माल परिवार को देने से समाज नहीं चलता है। सामाजिक न्याय परिवार की आय ये नहीं चलता है। ये घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरे में ठीक है दुनिया जब ऋषि जी आऊंगा आपके पास। पहले होती अगर शशि जी का रुख कर लूं एक बार, तो अपने बच्चे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। ठीक है शशि जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यानी कि अगर कोई अपराध कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर एक्शन भी उतनी तेजी के साथ हो रहा है। वो अपना और पराया नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो बीजेपी का नेता है या बीजेपी का कार्यकर्ता है या फिर वो दूसरी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है। जी अभी मई के फर्स्ट वीक में दैनिक भास्कर का जो डाटा आया, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा शराब पटना में बिक रहा है। आज पटना में कल जो हत्या हुई उसमें शराबबंदी के खिलाफ जो दंपति हस्बैंड वाइफ बोले उनकी हत्या हुई। कुछ 2-3 महीने पहले भाजपा नेताओं की पटना सिटी में हत्या हुई।
शराब माफिया किस तरह थाना को कब्जा करके बिहार चला रहा है, भू माफिया किस तरह बिहार चला रहा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपके मीडिया कर्मी थाना में जाकर अगर कोई शराब माफिया के खिलाफ कंप्लेन करे और अगर थानेदार सुन ले तो मैं कह दूंगा कि हाँ, आज न्याय की सरकार है। आज पूरी तरह मेरीन ड्राइव की बात हमारे भाई साहब कर रहे थे, मेरीन ड्राइव पर खुलेआम शराब और खुलेआम सूखा नशा का व्यापार होता है, मैं खुद उसका गवाह हूं। और इस शराबबंदी और भू माफिया के चलते इतना क्राइम जो बढ़ा है, इस पर पाबंदी लोग नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे पहले इसको सही तरीके से मुआयना करके अगर आपने इस तरह की कोई सरकारी घटना देखी तो उसका पूरी वीडियो तरह बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते, इनको टैग करते, चैनल को भी टैग कर लेते। सोशल वो हर दिन टैग हो रहा है, हर दिन आप सोशल मीडिया उठाए, कहीं ना कहीं बिहार के कोने में शराब का जो भी धंधा कर रहा है, जो आवाज उठा रहा है, उसकी हत्या हो रही है। धनंजय जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, उसके बाद ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी बहुत जल्दी से। संतोष जी, लाइटर विन में मैं कहूंगा, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे कांग्रेस प्रवक्ता, मुझे लगा कि ये ना कहे कि मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन अगर आपने उसमें ये देखा था, अगर आपको उसके गवाह हैं तो आपको उसके सरकार से शिकायत करनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि आप इस सरकार में जीरो टॉलरेंस और कार्रवाई की जिस तरह से तेजी की जाती है, वो बात आपसे छिपी नहीं भाई साहब। समाज के प्रति आप विपक्ष हो, विपक्ष में भी रहना समाज का दायित्व है, विपक्षी होना भी एक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में है कि विपक्ष का भी दायित्व है कि लोकतंत्र स्वस्थ हो, मजबूत हो। हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बांध की। अगर आपके संज्ञान में कुछ है तो आप उसके गवाह बनिए, विटनेस बनिए, आप कंप्लेंट करिए, तुरंत कार्रवाई अगर सरकार नहीं करती है तो आप जो कहिए। और ये सिर्फ शशि रंजन जी के लिए लागू नहीं होती है, ये प्रदेश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का कोई सूखा नशा या शराब की बिक्री हो रही है तो वो जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत करें, वहां सुनवाई नहीं हो रही है, वीडियो बनाए। अगर आप किसी को भी टैग करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी को, न्यूज चैनल को, तो उस पर बहुत त्वरित कार्रवाई होगी। ऋषि जी समय की कमी है, 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, आखिरी 1 मिनट आपका। बस 1 मिनट रखता हूं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता है उनको सुन के मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद आ रहा हूं सर आपके पास। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आरोपी है, जो जेल के अंदर था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का खरीदता है और बेल मिल जाती है, भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी मंच से 2 दिन पहले बोलते हैं कि ये 70,000 करोड़ लेके भाग गया, और अगले 2 दिन के बाद उसको अपने साथ अलायंस में मिला के डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले अपने गिरफ्तार में झांक दे। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, क्यों था ऐसा भाई? ठीक है ऋषि जी, समय की कमी है। न्योरा जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास। मैं जल्दी। संतोष जी, बिहार मिसाल कायम किया है कि जो करप्शन में IAS IPS पकड़े गए या जो कार्रवाई हुई, उनकी संपत्ति और मकान जब्त करके स्कूल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए खोले गए। जो अपराधी हैं, अपराध के माध्यम से जमीन बनाया, संपत्ति बनाया, उसको जब्त किया गया। यानी अपराध के मामले में बिल्कुल सरकार सतर्क है। विपक्ष चाहे कुछ भी कह ले, ऐसे जो करप्ट लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उसमें स्कूल खोले जा रहे हैं, उनकी सरकार संपत्ति ले रही है। यह तो करप्शन के खिलाफ हमारा कार्रवाई चल रहा है। ठीक है धनंजय जी, अब अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 1 मिनट आपके पास। मुझे राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें आरोप लगते हैं तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। जहां ये नहीं कहा जाता कि अभी तो सीबीआई ने कोर्ट ने सिर्फ हमको सजा दी है, अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी ही है, अभी तो हमने सिर्फ चारा चोरी के मामले में 4 ही मामले में सजा याफ्ता हुए, अभी तो मेरा बेटा सिर्फ गवाही पक हुआ है, अभी तो ईडी ने सिर्फ उसको नोटिस किया है, अभी तो मेरा अभी तो सिर्फ डाउरी का केस है, अभी तो सिर्फ घर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, अभी तो सिर्फ अभी भाई आपके घर का 3D ड्रामा देश की जनता देख रही है। आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की और काम करते हैं पारिवारिक न्याय की। बिहार में एक डाकू हुआ संतोष जी, उसका नाम था उंगली मार और सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक।
अहिंसक उसका नाम था। जिसकी संपत्ति, जिसको जान लेता था, संपत्ति लूटता था, उसकी उंगली काट के गले में लगा देता था। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, और उसने जो जमीन के नाम पर चारा घोटाला किया, उसने लोगों की प्रॉपर्टी, नौकरी के नाम पर दूसरे की जमीन, मकान, दुकान, गहना, गुड़िया, घर, परिवार अपने गले में लटका करके घूम रहा है और कहता क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, धन्य है सामाजिक न्याय, धन्य है सामाजिक न्याय। और तुम्हारी ये डाकू डकैती किया है, तुम्हारी ये डकैती किया है और नाम दे तो उसका सामाजिक न्याय। डकैती किया है और नाम सामाजिक न्याय, डकैतों किया है और सामाजिक न्याय। ठीक है शशि रंजन जी, आखिरी 30 सेकंड आपके। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर अभी विजय माल्या जो बाहर गए, वो परसों क्या स्टेटमेंट दिया कि देश के सदन में वो जाकर, वहां वित्त मंत्री जेटली जी थे, उनसे मिलकर वो विदेश गए। तो अभी माधवी बुच को किस तरह क्लीन चिट दिया गया, किस तरह डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के सेना के शौर्य पर जो सवाल किए, कोर्ट के कार्रवाई के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करती है, किस तरह इनके बड़े बड़े नेता गलत में पाए जाने पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। तो ये तो सब जग जाहिर है कि ये सिर्फ जनता के सामने दोहरी बातें करते हैं। आरक्षण की बात बता दूं, आरक्षण की बात होती है तो किस तरह बीपी सिंह और लालू यादव के साथ रहते हुए आरक्षण जब लागू हुआ तो कैसे ये सरकार को खींच गिरा दिए। तो ये सब हर जगह भारतीय जनता पार्टी दोहरी बात करती है, ये कहीं से एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेगी। ये जनता जानती है। रंजन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से। इस विषय का स्पष्टीकरण। संतोष जी सबसे मजेदार बात की कांग्रेस भी आरक्षण में बोल रही है। काका की रिपोर्ट को पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाला, बीपी मंडल की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला। 1 घंटा 45 मिनट राजीव गांधी ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आरक्षण का विरोध किया, और कांग्रेस भी आज आरक्षण पर बात कर रही है। हद हो गई। कांग्रेसी काल के कुकर्म और कांग्रेसी काल के कार्य कारनामों को अगर गिनवाने चले, समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान जुड़े मेरे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम बहस इस बात पर कर रहे थे